आगे अपन इसको फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने इस b प्लस सी के साथ तो BC लेना है। यहां से BC को b प्लस सी के नीचे ले जाओ और यहां से AD को A प्लस D के नीचे ले जाओ। ठीक है, इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे अपन। तो अपन ने यहां से b प्लस सी लिखा और b प्लस सी के नीचे अपॉन में BC यहां कर दो। ऐसे इक्वल टू में A प्लस D है यहाँ और ये AD अपॉन में कर दो। सिमिलरली इधर आ जाओ, इधर D प्लस ई जो प्लस में है ये DE नीचे ले लो और राइट साइड में C प्लस एफ है, इसके नीचे ये वाला CF लिख लो इस तरह से। ठीक है, एलिमिनेशन करना है अपने को, इसको C और D को हटाना है। उसके लिए अपन ने इस तरह से कंबाइनिंग करी, इस तरह से कंबाइन किया। अब इस BC को B के नीचे, BC को C के नीचे सेपरेट कर दो, B अपॉन BC प्लस C अपॉन BC कर दो। ऐसे यहां पर A अपॉन AD प्लस D अपॉन AD कर दो। सिमिलरली राइट साइड में D के नीचे D अपॉन DE प्लस E अपॉन DE कर दो इज इक्वल टू C अपॉन CF प्लस F अपॉन CF कर दो। इस तरह से सेपरेट कर दो सबको, लास्ट अलग अलग करके लिख लो। ठीक है, लास्ट वाला यहाँ इज इक्वल टू C के नीचे CF प्लस F के नीचे भी CF, ऐसे सेपरेट सेपरेट कर लो। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, नाउ इधर B और B कट गया तो क्या मिला आपको, 1 अपॉन C हो गया। C और C कट गया, 1 अपॉन B हो गया। इक्वल टू में A से A कट गया, 1 अपॉन D हो गया। D से D कट गया, 1 अपॉन A हो गया, ये फर्स्ट। और ऐसे ही राइट साइड में सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, D एंड D कैंसिल, 1 अपॉन E हो गया। एंड E से E कट गया, 1 अपॉन D हो गया। इक्वल टू में C एंड C कैंसिल, 1 अपॉन F हो गया। F और F कैंसिल, 1 अपॉन C हो गया। इस तरह से अपने सेपरेट कर लिया। अब ऐड कर दो इनको, एडिशन लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इनको ऐड कर दो ऐसे। दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B, ये लेफ्ट साइड प्लस 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D। ऐसे यहाँ ये राइट साइड ऐड कर दो, 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन C। इस तरह से ऐड कर दो इनको। अब आप क्या देखोगे, 1 अपॉन C से 1 अपॉन C कट जाएगा और इधर राइट साइड में 1 अपॉन D से 1 अपॉन D कट जाएगा। ये हो गया एलिमिनेशन ऑफ C एंड D, C और D हट गए। अब आपके पास क्या बच गया, देयरफॉर 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन E बच गया और इधर 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन F बच गया। ठीक है, अब वापिस एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लेने पर E इधर जाएगा, B इधर जाएगा और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या आएगा, E इधर E प्लस B अपॉन BE। ऐसे यहां पर F प्लस A अपॉन AF, एलसीएम ले लो और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AF इधर आ जाएगा स्टार्टिंग में, BE इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन गया, ये AF मल्टीप्लाई बाय E प्लस B इज इक्वल टू BE और F प्लस A, ये बन गया। अब वो उसी फॉर्म में क्वेश्चन की डेफिनेशन फॉर्म में आ गया। अब आप इस पेयर बनाने, आपको पेयर्स बना के लिख ले। अब पेयर्स बना के लिखो, कैसे लिखोगे पेयर्स के रूप में, कौन सा एलिमेंट कहा जाता है आपको याद है, ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ये सेकंड, ये थर्ड। इधर तो ये होता है ऑर्डर, फर्स्ट एंड फोर्थ का प्रोडक्ट होता है, सेकंड एंड थर्ड ऐड होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड का पेयर बनेगा A, E हो गया, A, E हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ। लेकिन आपको मालूम है अपने को B पहले आना चाहिए, इसको B प्लस E कर दो पहले। तो A F ब्रैकेट B प्लस E इज इक्वल टू BE और इधर A प्लस F कर देते हैं। अब देखें, अब प्रॉपर हो गया क्या, मुझे ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब सही है, फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ। तो अब अपन लिख सकते हैं A, B रिलेटेड टू E, F। और यही अपने को प्रूव करना था कि फर्स्ट एलिमेंट थर्ड के साथ रिलेटेड है। यही होती है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन, एंड देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव।
ये अपने स्टेप्स हैं, इसलिए आर ट्रांजिटिव हो गया और देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? कोई डाउट किसी को? आ गया मेथड लिखने से लेके? अगर कुछ पूछना है तो आप बोल देना। ठीक है, इसका ये क्लियर, ये हो गए दोनों एक सही के क्वेश्चन थे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है गिवन गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट X। सेट में एक X एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। कंसीडर Px which is the set of all subsets of X. All subsets of X. Define a relation. Define a relation in Px as follows. For subsets A and B in Px, A related to B if A is a subset of B। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है। क्या चेक करना है? कि सेट A, एक सेट A किसी सेट B से रिलेटेड होगा अगर A के सारे एलिमेंट B को बिलोंग करते हैं। अगर A B का सबसेट है तो दो सेट्स A और B आपस में रिलेटेड होंगे अगर A सेट B का सबसेट है तो। ठीक है, और इसमें आपको Px होता है पावर सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले देखते हैं, सपोज एक X सेट है, उसमें मान लो 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, 1 2 3। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा P ऑफ X मतलब पावर सेट ऑफ X, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ X। पावर सेट याद है सबको, 11 में पढ़ा था अपन ने। पावर सेट जितने भी सबसेट हैं वो लिखोगे आप। कैसे? सिंगल एलिमेंट 1, सिंगल एलिमेंट 2, सिंगल एलिमेंट 3, 1 एंड 2 का पेयर, 2 एंड 3 का पेयर, 1 एंड 3 का पेयर, 1 2 3 तीनों एक साथ, और फिर लास्ट में नल सेट। इस तरह से सारे सबसेट्स लिखते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स होते हैं। ये होता है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये वाला सेट 1 रिलेटेड टू 1 है या नहीं? बताओ यस, किसको कौन बता रहे? रिलेटेड हैं ये दोनों आपस में या नहीं? यस। क्यों रिलेटेड है? आपने क्या चेक किया? बिकॉज दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट, क्योंकि ये इसका सबसेट है। इसी तरह आपको ये बताना है कि ये 1,2 के साथ रिलेटेड है कि नहीं? यस, अगेन सबसेट है। इस तरह से आप सबको चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, ये खुद से। और जब सारे सेट खुद से रिलेटेड आपने बता दिए मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना? तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या बताना है? दिस सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड सो ऑन। ये एक एग्जाम्पल की बात हो रही है। अब इसको थ्योरेटिकल कैसे लिखोगे आप? रिफ्लेक्सिव को थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे आप? एक सिंगल एलिमेंट लिया मैं, लेट कैपिटल A बिलोंग्स टू P ऑफ X। कौन से सेट से लोगे? पावर सेट ऑफ X से, जैसे अभी आपने बनाया। अब ये सिंगल 1 सिंगल 2 सबको डिनोट करता है।
अब बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे, कौन बताएगा? सिंपल सी बात है, बोलो कोई भी। A subset of A. यस, आपको मालूम है ये लाइन लिखनी है सिंपल। वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। ए इज सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ सी। जैसे मैंने बोला वन, सिंगल वन इज अ सबसेट ऑफ वन, वन एंड टू इज अ सबसेट ऑफ वन एंड टू। ये सारे मतलब इन जनरल क्या बोलोगे आप? वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो देयरफॉर A is subset of A and therefore A comma A belongs to R and therefore it is a reflexive relation. ठीक है, तो रीजन आपका हुआ ये एलिमेंट लेने के बाद आप क्या लिखोगे? बिकॉज एवरी सेट is a subset of itself, that implies A is a subset of A, that implies A comma A belongs to R, that implies R is reflexive. ये अपना पहला पार्ट तो कंप्लीट। रिफ्लेक्सिव चेक करना। एनी डाउट? अब सिमेट्रिक है या नहीं ये आपको बताना है। देखते हैं कौन बताएगा सिमेट्रिक है या नहीं। ए और बी दो सेट्स सिमेट्रिक है? No sir. वेरी गुड। No sir. यस, करेक्ट आंसर, नो, बिल्कुल सही। इट इज नॉट नेसेसरी। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट भी ए में हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी लिखना नहीं, 1 and 2 is a subset of 1, 2, 3। इसके दोनों एलिमेंट इधर हैं, ये सही है, लेकिन 1, 2, 3 उल्टा is not a subset of 1, 2। सही है? Because we know that 1 and 2 is a subset of 1, 2, 3। इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो सिमेट्रिक हेडिंग करके। लेट दो एलिमेंट्स लिए अपन ने ए और बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये तो आपको मालूम है। अब आपको बस ये सोचना है दिमाग में, आपको ध्यान से, कि क्या बी ए का सबसेट होगा, ये बताना है आपको। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट it is not necessary that B is a subset of A। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि B A का सबसेट हो, डिपेंड करता है नंबर्स पर। अगर इक्वल होंगे तभी हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि B हमेशा A का सबसेट हो। ठीक है, नाउ देयरफॉर A is a subset of B, but B is not a subset of A। That implies A कॉमा B तो R को बिलोंग करता है, बट B कॉमा A R को बिलोंग नहीं करता है, एंड देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक। और अगर आप चाहो तो यहाँ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इस तरह से। ये लिखने के बाद आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 ये एक सेट है विच इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3 है, ये एक सबसेट है। फिर उसका उल्टा करके लिख सकते हो आप यहाँ पे, बट 1, 2, 3
ये सेट है, ये सबसेट नहीं है 1 और 2 का, वो इसका सबसेट नहीं है। ऐसे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका नॉट सिमेट्रिक। एनी डाउट? नहीं? अब ये बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं, सोचो क्या करना है आपको। Yes, sir. यस, करेक्ट। A is a subset of B, B is a subset of C, that implies A is also the subset of C. A is always the subset of C. A के सारे एलिमेंट B में, B के सारे एलिमेंट C में, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट C को बिलोंग जरूर करते हैं। तो बस आपको इस तरह से लैंग्वेज में लिखना है इसको। नाउ ट्रांजिटिव के लिए let 3 elements A, B, C belongs to Px such that A related to B है and B related to C है, that implies A is a subset of B है and B is a subset of C है। आप कंबाइन करके आप लिख सकते हो, therefore A is a subset of B is a subset of C है। इस तरह से ऑर्डर लिख सकते हो। एंड दैट इम्प्लाइज A is a subset of C and that implies A related to C and that implies R is transitive। ये आपका आंसर हो गया। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब बोलो कोई डाउट पूरे क्वेश्चन में? आपको समझ में आया सब? ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट उस पे मूव करते हैं। Prove that the intersection of two equivalence relations on a set is an equivalence relation on the set। क्या प्रूव करना है? दो रिलेशंस हैं अलग अलग, टू रिलेशंस, वो दोनों, उन दोनों का इंटरसेक्शन वो भी इक्विवेलेंस होगा। मतलब अभी पहले एक एग्जाम्पल देखना है ना। सपोज एक सेट ए है जिसमें 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है। दो रिलेशन बनाए मैंने, एक R1 बनाया। R1 है ना इस तरह से बनाया कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3 ये तीन पेयर कंपलसरी है। आगे एक्स्ट्रा कुछ पेयर आप और लिख सकते हो चाहो तो। अगर मैंने यहाँ पे 1, 2 लिख दिया, 2, 1 लिख दिया, सपोज ये एक रिलेशन बना दिया। ये रिलेशन इस तरह से बनाया गया है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। कौन से पे? ए पर। रिफ्लेक्सिव आपको नजर आ रहा है, रिफ्लेक्सिव तो है ही। सिमेट्रिक भी आपको दिख रहा है क्योंकि इन दोनों का रिवर्स पेयर है ही। ट्रांजिटिव है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। चेक आप केवल इन दोनों पेयर को करोगे, ये दोनों मैच हुए तो 1 and 1 का पेयर बना और वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अपने पढ़ा हुआ है, इन तीनों को अपन चेक करते ही नहीं कभी सेम होते हैं तो ये आपका एक रिलेशन है विच इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक R2 आपने बनाया जिसमें 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3 ये तीन पेयर तो लिखने ही आपको क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है। अब आपने कोई और पेयर लिया, जैसे 2, 3 ले लिया, 3, 2 ले लिया, ये बना दिया आपने, है ना। अब आप वही देखो 3 और 3 मैच हो रहे हैं तो 2 and 2 का पेयर होना चाहिए जो यहाँ है। ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया।
अगर मैं इनका इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट निकालूं, R1 इंटरसेक्शन R2 करूंगा तो कौन कौन से पेयर, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, ये पेयर कॉमन हो गए इसमें। और आपको मालूम है ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस होता है। एक एग्जाम्पल ऐसे हो गया। इसी तरह जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल है सब अपन चेक करें तो हमेशा ये इक्विवेलेंस होगा, ये अपना मतलब है। दो रिलेशन है R1 एंड R2, R1 एंड R2, उनका इंटरसेक्शन, R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना है। ये गिवन है आपको, R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको गिवन है ना। ये क्वेश्चन का मतलब है। अब थ्योरेटिकल देखें, लेट रिफ्लेक्सिव के लिए लेट R1 and R2, R1 and R2 be two relations, on the set A, such that R1 and R2 are equivalence relations. इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब ये आप लोग पहले लिख लो, रिफ्लेक्सिव है लिख बाद में। नाउ अब फर्स्ट पार्ट आपको चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है? R1 इंटरसेक्शन R2, R1 और R2 का इंटरसेक्शन निकालने पर जो सेट बनेगा उस सेट में A के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे। अगर A में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों का पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए। अब इसको कैसे लिखूंगा, कौन बताएगा? सर R1 इंटरसेक्शन तो R1 खुद ही होगा, तो वो इक्विवेलेंस है तो वो भी इक्विवेलेंस ही होगा। नहीं नहीं नहीं, R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब R1 नहीं होगा। R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब R1 नहीं होगा। R1 इंटरसेक्शन R2 में कुछ भी पेयर्स आ सकते हैं, R1 या R2 के अलावा। अभी अपन ने देखा जरूरी नहीं है कि वो R1 के, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें R1 के इक्वल नहीं था और R2 के भी इक्वल नहीं था। R1 में मैंने क्या क्या लिए थे, 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1। R2 में 1 1 2 2 3 3, 2 3 3 2, दोनों अलग अलग है ना, इक्वल नहीं है, दोनों सेम नहीं है। और कोई रीजन? सर यस बोलो। सर हम ए बी बी सी सी ले सकते हैं क्या? नहीं, एग्जाम्पल नहीं, जनरल। लेट रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए मेरे को एक एलिमेंट लेना होता है। मैंने लिया एक सिंगल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट लिया? क्योंकि मैंने आपको बोला मुझे R1 इंटरसेक्शन R2 को प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव है के लिए। और जब R1 इंटरसेक्शन R2 लिखोगे तो इसमें आपको इस तरह के पेयर्स मिलेंगे, सिंगल एलिमेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जो सेट लिख रहे हो वो दो सेट्स का इंटरसेक्शन है, तो उसमें आपको पेयर्स मिलेंगे, 1 and 1, 2 and 2, 3 and ऐसे पेयर मिलेंगे आपको, पेयर। तो आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है 1 वो 1 से रिलेटेड है कि नहीं। सेट ए में आपको 3 एलिमेंट नजर आएंगे, 1 2 3 सपोज, तो आपको ये बताना है कि 1, 1 इसमें है या नहीं, 2, 2 है या नहीं, 3, 3 इसमें है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, इस तरह से आपको ले लें। तो आप ऐसे देखो, लेट एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। एक एक स्टेप देखना, जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 एलिमेंट लिखे थे मैंने। ठीक है, फिर मैंने बोला दैट इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। मैंने लिखा लेट एक एलिमेंट है ए जो सेट ए को बिलोंग करता है, दैट मीन्स ए कॉमा ए
बिलोंग्स टू R1 एंड A, A बिलोंग्स टू R2। इसका मीनिंग क्या है, क्यों है, कोई बता सकता है एक्सप्लेन, ऐसा क्यों? मैंने बोला 1 बिलोंग्स टू A है, 2 बिलोंग्स टू A है, 3 बिलोंग्स टू A है। दैट मीन्स 1 and 1 बिलोंग्स टू R1 है, 2 and 2 बिलोंग्स टू R1 है, 3 and 3 बिलोंग्स टू R1 है। मुझे नहीं मालूम है या नहीं, लेकिन लिख दिया, बिना सोचे समझे लिख दिया। क्यों? सर वो गिवन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो यस R1 इक्विवेलेंस है। यस तो क्योंकि आप ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो कि R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर R1 इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इफ 1 बिलोंग्स टू A, दैट मींस 1,1 बिलोंग्स टू R1, अदरवाइज R1 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और R1 अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। आपने ऑलरेडी ऊपर हेडिंग डाल दी है, R1 is an equivalence relation. That means R1 is a reflexive relation. That means all the elements of set A belongs to R1. वो आपस में पेयर बनाएंगे। तो जैसे ही मैंने बोला 1 A को बिलोंग करता है तो R1 में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि R1 रिफ्लेक्सिव है, मुझे मालूम है, पहले से ही गिवन था। सिमिलरली मैंने इसके आगे ये भी लिख दिया, क्या ये भी सही है? Yes sir. Same वही रीजन, yes, because R1 and R2 both are reflexive relations. तो जितने भी एलिमेंट सेट A में वो सब आपस में खुद से रिलेटेड जरूर होंगे। तो इसी बात को ऐसे लिख रहे हैं, A belongs to A, एक एलिमेंट सेट A में है, इसका मतलब सेम नंबर A, A जो पेयर बनेगा वो पेयर R1 और R2 दोनों में होना जरूरी है ना। ये आपका रीजन यहाँ और रीजन यहाँ पे लिखना, बिकॉज R1 and R2 are reflexive relations। ये रीजन ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं, अपने को मालूम है ऑलरेडी। R1 and R2 are reflexive relations। ये अपना रीजन है। बोलो आगे चलेंगे, पहले आप बता दो इसमें किसी को डाउट है या कुछ पूछ ले। क्या ये बात आपको समझ में आई सबको? सर समझ नहीं आया। ओके, वापस देखते हैं। एक सेट ए लिखते हैं, इस सेट ए में मुझे कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं। आप अपनी चॉइस के एलिमेंट्स बोलो, चलो 3 एलिमेंट बोलो, कोई भी 3 एलिमेंट्स बोलो, आप कोई भी 3 एलिमेंट्स लिख लो, 2, 3, 4 इतने आपकी मर्जी हो। चलो मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट लिख दिए, 5, 8, 10 लिख दिए। अब मुझे एक R1 रिलेशन बनाना है, और R1 मुझे इस तरह से फॉर्म करना है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि R1 में कौन कौन से पेयर लिखना कंपलसरी है? 5 and 5 लिखना पड़ेगा या नहीं? कंपलसरी है या नहीं 5 and 5? रिफ्लेक्सिव। 8 and 8 कंपलसरी है, 10 and 10 कंपलसरी है। आगे आपकी चॉइस है, जो मर्जी है लिख लो, वो बात की बात है ना। अब मुझे एक और रिलेशन R2 बनाना है, इस तरह से बनाना है कि वो भी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, क्योंकि ये अपन ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में लिख रखा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है R1 and R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस तभी होता है जब वो पहले रिफ्लेक्सिव होगा। तो मुझे R2 फॉर्म करने के लिए कौन कौन से पेयर लिखना कंपलसरी है? 5 and 5, 8 and 8, 10 and 10, ये कंपलसरी है। आगे कुछ भी आ सकते हैं, सेम डिफरेंट कुछ भी आ सकते हैं, ऐसे बनेगा, है ना। अब इसको ऐसे समझो, मैंने बोला सपोज एक सेट ए है जिसमें 3, 9 और सपोज 12 3 एलिमेंट्स हैं। मैंने जैसे ऊपर 3 देखा, बिना सोचे बिना R1 को लिस्ट किए मैंने ऐसे लिख दिया। सही है गलत? बोलो। यस सर। सही है? सही है। ओके,
9 and 9 बिलोंग्स टू R1 लिख दिया है या नहीं मालूम नहीं, लिख दिया, होगा, हमेशा होगा, 100% होगा, 100% होगा। क्लियर? ओके। अब अगर मैंने ऐसे लिखा 3 बिलोंग्स टू A है, दैट मीन्स 3,3 बिलोंग्स टू R1 एंड 3,3 बिलोंग्स टू R2 है, ये लिख दिया। सही है गलत है? सही है सर। और ओके 7 बिलोंग्स टू A, दैट इंप्लाइज 7,7 बिलोंग्स टू R1 एंड 7,7 बिलोंग्स टू R2। ये होना ही होना है। सिमिलरली मैंने बोला A बिलोंग्स टू A, दैट इंप्लाइज A, बिलोंग्स टू R1 एंड A बिलोंग्स टू R2। ये भी सही है फिर, सही है। अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग करता है तो उसका खुद के साथ जो पेयर बनेगा वो R1 और R2 दोनों में होना चाहिए, क्योंकि R1 एंड R2 दोनों ही रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं, और रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन है कि सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे खुद से रिलेटेड होने चाहिए। यानी अगर सेट A में कोई एलिमेंट A है तो A, R1 R2 दोनों में होना चाहिए, क्योंकि R1 भी इंडिपेंडेंटली रिफ्लेक्सिव है, R2 भी रिफ्लेक्सिव है। एनी डाउट? तो एक बार वापस फिर बताना, अगर नहीं आए तो फिर वापस अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव की हेडिंग ऐसे, लेट A बिलोंग्स टू A, दैट इंप्लाइज A, बिलोंग्स टू R1 एंड A, बिलोंग्स टू R2। रीजन, बिकॉज R1 and R2 are reflexive relations, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रीजन और ये स्टेप। अब बोलो यहां तक कोई डाउट? पहले यहां तक कोई डाउट? जल्दी आगे चलूं? ये अब क्लियर हुआ? जिसने पूछा था कि समझ में नहीं आया, अभी भी डाउट है तो आप बोलो। और कोई, किसी को ये? ओके, इस लाइन में अभी भी कोई डाउट किसी को? नहीं? तो मतलब ये हुआ कि ये पेयर R1 में भी है, R2 में भी है, तो मैंने कहा दैट इंप्लाइज ये पेयर कॉमन हो गया दोनों में, यानी A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब बोलो डाउट कोई? आपने बोला A, पेयर R1 में भी है, R2 में भी है, मतलब A, जो पेयर है वो R1 R2 दोनों में कॉमन हो गया, और इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे ये कॉमन हो गया। आगे चलूं? ये लाइन क्लियर सबको? लिख सकते हैं? एंड बस देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। जितने भी सेम नंबर के पेयर है वो सब R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यही अपनी डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव की। अब बोलो, एक पार्ट तो कंप्लीट हुआ, रिफ्लेक्सिव लिखने का मेथड थ्योरेटिकल। अभी भी कोई डाउट है किसी को? बोल दो। क्लियर है सबको? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पे जा सकते हैं अपन, मूव करें, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। लेट A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। मान लेते हैं कि एक पेयर A, B है, R1 और R2 को बिलोंग करता है। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अगर आपने A, B इसमें है तो आपको प्रूव करना है कि B, AB R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए। जैसे आपने लिखा 3, 5 बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 5, 3 भी इसमें बिलोंग करता है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। अब आप दैट इंप्लाइज देखना और बताना क्या है। A, B बिलोंग्स टू R1 है एंड A, B बिलोंग्स टू R2 है। कौन बताएगा रीजन? ये क्यों लिखा मैंने? सर वो क्योंकि इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, इसलिए दोनों को बिलोंग करेगा। अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है कोई चीज, A, B इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, मतलब कॉमन हो गया। कॉमन हो गया मतलब R1 और R2 दोनों में होना चाहिए।
A comma B belongs to R1 intersection R2. That means definition of intersection of sets. AB belongs to R1 and AB also belongs to R2. Intersection मतलब एलिमेंट कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों को बिलोंग करता है, तो मैंने ये लिखा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चले आगे नेक्स्ट स्टेप पे मूव करूं, ये क्लियर? दैट इंप्लाइज B comma A belongs to R1 and B comma A belongs to R2 because R1 and R2 are symmetric relations. क्वेश्चन में गिवन है इक्विवेलेंस के कारण। क्या ये लाइन क्लियर? A कॉमा बी R1 को बिलोंग करता है और आपको ऑलरेडी ये मालूम है कि R1 सिमेट्रिक है, तो अगर A कॉमा बी R1 में है तो उसका रिवर्स पेयर B कॉमा A भी R1 को बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमिलरली A कॉमा बी R2 को बिलोंग करता है तो इसका रिवर्स पेयर B कॉमा A R2 को बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ये ऑलरेडी मालूम है R1 और R2 दोनों सिमेट्रिक हैं। एनी डाउट? इस स्टेप में कोई डाउट किसी को? नहीं समझ में आया? तो बस अब इसके बाद अपन क्या बोले वापस, देयरफॉर B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब B कॉमा A एलिमेंट R1 और R2 दोनों को बिलोंग करता है, और दोनों को बिलोंग करता है मतलब कॉमन हो गया, कॉमन हो गया मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करेगा, और ये हो गया